क्या कभी ऐसा हुआ है कि मतलब किसी बहुत भारी भीड़ के बीच खड़े होकर किसी बात पर बहुत जोर से तालियां बजाई हों या नारे लगाए हों? हाँ, और फिर बाद में घर आकर सोचा हो कि अरे मैं सच में उस बात से सहमत था भी या नहीं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अजीब एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ पलों के लिए हमारे दिमाग का जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो किसी और के हाथ में चला गया था। ये एक बहुत ही आम इंसानी अनुभव है और ये इस बात का सीधा सबूत है कि जब हम एक समूह का हिस्सा होते हैं तो हमारा दिमाग किस तरह से शॉर्टकट लेने लगता है। तो व्यक्तिगत सोच की जगह एक सामूहिक चेतना ले लेती है। बिल्कुल, और ये कई बार खतरनाक भी हो सकती है। हाँ, और आज हमारी इस विस्तृत चर्चा का मिशन ठीक इसी सामूहिक चेतना या कहें तो भीड़ के मनोविज्ञान की गहराई में उतरना है। आज हमारे सामने एक बेहद ही विचारोत्तेजक लेख के अंश है। हाँ, जिसका शीर्षक है द एको ऑफ द क्राउड एंड द कॉस्ट ऑफ साइलेंस, यानी भीड़ की गूंज और खामोशी की कीमत। एकदम से ही। तो हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि राजनीतिक रैलियों या बड़े जमावड़े में भीड़ का मनोविज्ञान हमारे दिमाग को कैसे कैसे हैक करता है, और वो जो मंच के आसपास बैठे लोग होते ना, उनकी चापलूसी के पीछे का कड़वा सच क्या है। और सबसे अहम बात, एक समाज के तौर पर सोचने की क्षमता खो देने की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ती है। इस स्रोत की जो सबसे बड़ी खासियत मुझे लगी वो ये है कि ये सिर्फ बाहरी राजनीति की बात नहीं करता, बल्कि यह इंसानी दिमाग की जो अंदरूनी राजनीति है ना, उसका पर्दाफाश करता है। हाँ, अगर हम लेख के शुरुआती दृश्य की बात करें तो वो इतना जीवंत है कि दिमाग में तुरंत एक फिल्म चलने लगती है। मतलब सोचिए, चुनाव का समय है या कोई बहुत बड़ी रैली चल रही है। बिल्कुल, सड़कें पूरी तरह से खचाखच भरी हुई हैं। हाँ, ट्रकों और बसों में भरकर दूर दूर से लोग लाए जा रहे हैं। हर तरफ बस धूल उड़ रही है। लोगों के हाथों में बड़े बड़े झंडे हैं। लाउड स्पीकर की कान फोड़ देने वाली आवाज आ रही है और हर तरफ बस नारों की गूंज है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये एक ऐसा दृश्य है जिसे हम सब वाकिफ हैं। हम सब वाकिफ हैं, लेकिन स्रोत यहीं से एक बहुत ही तीखा सवाल हमारे सामने उछाल देता है। वो क्या? वो ये कि ये जो इतना भारी शोर मच रहा है, ये जो जिंदाबाद कहा जा रहा है, क्या ये सच में लोगों की अपनी आवाज है? या फिर लोग बस एक सामूहिक माहौल के साथ बिना कुछ सोचे समझे बह जा रहे हैं? हाँ, क्या ये उनका अपना विचार है या सिर्फ भीड़ का एक संक्रामक बुखार है? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। स्रोत हमें उस बाहरी शोर शराबे से खींचकर सीधे उस भीड़ में खड़े एक आम इंसान के दिमाग के अंदर ले जाता है। सही बात है। लेख का दावा है कि भीड़ में खड़े होकर इंसान खुद को भूल जाता है। मतलब वो सोचता नहीं है, बस दोहराता है। वो समझता नहीं है, बस जो आसपास हो रहा है उसे मान लेता है। लेकिन एक मिनट, क्या सच में ऐसा होता है? मेरा मतलब है, अगर किसी स्टेडियम में लोग मैक्सिकन वेव या लहर बना रहे तो समझ आता है। हाँ, वो तो एक खेल है। हाँ ना, हम अपनी सीट से इसलिए उछल पड़ते हैं और हाथ हवा में लहरा देते हैं क्योंकि बगल वाला भी ऐसा ही कर रहा है। हाँ। हम उस लय को तोड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल। लेकिन राजनीति या समाज के गंभीर मुद्दों पर क्या सच में इंसानी दिमाग इतना लाचार हो जाता है कि अपना व्यक्तिगत विवेक पूरी तरह काम करना बंद कर दे? अगर हम मनोविज्ञान की गहराई में जाएं तो जवाब है हाँ। सच में? हाँ। इसे डी इंडिविजुएशन कहते हैं, या कह लें गुमनामी का एहसास। हाँ। जब एक इंसान किसी बहुत बड़ी भीड़ का हिस्सा बनता है ना, तो उसकी व्यक्तिगत पहचान पिघलने लगती है। अच्छा। और अगर विकासवाद या एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के नजरिए से देखें, हाँ। तो इंसानी दिमाग इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो समूह से अलग होने को एक खतरे के रूप में देखता है। मतलब आदि मानव के समय से? बिल्कुल, एकदम सही। आदि मानव के समय में अगर कोई अपनी कबीले से अलग होता तो उसकी जान जा सकती थी। बिल्कुल। इसलिए तो हमारा दिमाग हमें भीड़ के साथ रहने को कहता है। हाँ। जब हम एक विशाल भीड़ के बीच होते हैं तो हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए सोचने का काम भीड़ पर छोड़ देता है। ये लाचारी नहीं है, ये दिमाग का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। मतलब ये कि उस भीड़ में खड़े इंसान को लगता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए पूरी भीड़ जिम्मेदार है, वो अकेला नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा। तो उसकी व्यक्तिगत जवाबदेही खत्म हो जाती है। बिल्कुल, और जब व्यक्तिगत जवाबदेही खत्म होती है तब वैचारिक शून्यता आती है। इंसान अपनी सोचने समझने की क्षमता को किनारे रख देता है। ये तो काफी खतरनाक। हाँ, स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि भीड़ में लोगों की आंखों में जोश तो बहुत है, लेकिन शायद कोई असल उम्मीद या व्यक्तिगत विचार नहीं होता। मतलब जब लोग ट्रकों में भरकर आते हैं तो उनमें से कईयों को पता तक नहीं होता कि वे किस नीति का समर्थन कर रहे हैं। हाँ, वो बस इसलिए वहां हैं क्योंकि उन्हें लाया गया है, और वे इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि हर कोई चिल्ला रहा है।
ये एक बहुत ही डरावनी स्थिति है जहां लाखों लोगों की ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उस ऊर्जा के पीछे कोई दिमाग नहीं है। सही कहा। खैर, चलिए अब इस अंधी भीड़ से ध्यान हटाते हैं और उस जगह पर चलते हैं जो मंच के बिल्कुल करीब है। हाँ, जो वीआईपी सेक्शन होता है। बिल्कुल। अगर पीछे की भीड़ बिना सोचे समझे उछल रही है तो आगे बैठे लोगों का क्या? लेख का अगला हिस्सा हमें उन खास लोगों की तरफ ले जाता है जो मंच के पास वाली कुर्सियों पर बैठे होते हैं, जिनके साफ सुथरे कपड़े होते हैं। हाँ, और चेहरों पर एक बनी बनाई स्थायी मुस्कान होती है। ये भीड़ से एकदम अलग दिखते हैं। वे अलग दिखते हैं क्योंकि पीछे खड़ी भीड़ और आगे बैठे इन खास लोगों की कार्य प्रणाली में एक बुनियादी फर्क है। वो क्या? पीछे वाली भीड़ अपनी वृत्ति या इंस्टिंक्ट पर काम कर रही है, जबकि आगे बैठे ये लोग ये पूरी तरह से कैलकुलेशन या गणना पर काम कर रहे हैं। ओह, और यही कैलकुलेशन लेख में बहुत दिलचस्प तरीके से बताया गया है। बिल्कुल। ये वो लोग हैं जो हर बात पर सबसे जोर से तालियां बजाते हैं और कहते हैं, वाह नेताजी, क्या मास्टर स्ट्रोक है। हाँ, नेता कुछ भी कहें, ये बस सिर हिलाते हैं। मतलब नेता कोई ऐसा वादा करे जो विज्ञान और गणित के हिसाब से असंभव हो, तब भी ये खड़े होकर ताली बजाते हैं। पर अगर नेता से कोई भारी गलती हो जाए तो ये या तो उस पर पर्दा डाल देते हैं या उसे भी किसी गहरी चाल की तरह सही ठहराने लगते हैं। लेकिन यहाँ स्रोत एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक बिंदु की ओर इशारा करता है। हाँ, लेख के अनुसार अगर इन लोगों को बहुत ध्यान से देखा जाए तो इनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे इनके शब्द इनके अपने नहीं है। इसी बेचैनी पर मुझे रुकना है। अगर वे अपना फायदा देख रहे हैं, पद, पैसा और पहचान पाना चाहते हैं, तो बेचैन क्यों हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या ये इसलिए है क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं बहुत गहराई में उनका ज़मीर जानता है कि वे नाटक कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल। इसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव डिसोनेंस या वैचारिक अंतर्द्वंद कहा जाता है। अच्छा, मतलब सोच कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। हाँ, जब हमारे आंतरिक विचार और बाहरी काम एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो दिमाग में एक बहुत भारी तनाव पैदा होता है। तो वे जानते हैं कि नेता गलत है। हाँ, वे जानते हैं कि नीतियां खोखली हैं, लेकिन सत्ता के करीब बने रहने के लालच में उन्हें हर झूठ को सच कहना पड़ता है। और ये मानसिक तनाव ही उस बेचैनी का कारण है। सच ना बोल पाने की लाचारी अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। एकदम सही। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा शैतान का वकील बनना चाहूंगी, डेविल्स एडवोकेट। हाँ हाँ, बताइए। अगर व्यवहारिक होकर देखा जाए तो क्या सत्ता के करीब रहने के लिए हाँ में हाँ मिलाना एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी नहीं है? मतलब खुद को बचाए रखने और आगे बढ़ने की बुनियादी रणनीति। दुनिया हमेशा से ऐसी ही चलती आई है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि सच बोलने से मुझे नुकसान होगा, लेकिन चापलूसी करने से मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, पद मिलेगा, तो एक आम इंसान के नजरिए से क्या हम इसे पूरी तरह से अस्वाभाविक ठहरा सकते हैं? ये सवाल बहुत जायज है। व्यक्तिगत स्तर पर यह निश्चित रूप से एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। लेकिन स्रोत यहाँ व्यक्तिगत फायदे की बात नहीं कर रहा है। वह समाज और उस व्यवस्था की बात कर रहा है जो उस चापलूसी से बनती है। अच्छा। लेख एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाता है कि नेता हमेशा जन्म से ही बुरे नहीं होते, लेकिन चापलूसी उस नेता को बर्बाद कर देती है। अगर इसे एक उदाहरण से समझें तो कल्पना कीजिए एक हवाई जहाज की जिसे एक पायलट उड़ा रहा है। ठीक है, पायलट यानी सत्ता में बैठा नेता। हाँ, अब मान लीजिए कि उस जहाज के क्रू मेंबर्स अपने निजी फायदे और पायलट को खुश रखने के लिए जहाज के डैशबोर्ड के सेंसर से छेड़छाड़ कर देते हैं। बाप रे। बाहर भयंकर तूफान है, लेकिन डैशबोर्ड पर सिर्फ साफ आसमान और सुरक्षित मौसम दिखाई दे रहा है। तो पायलट को लगता है कि वो जहाज को बिल्कुल सही दिशा में उड़ा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि उसे चुनौती देने वाला कोई अलार्म नहीं बज रहा। लेकिन असलियत में वे सभी एक भयानक क्रैश की तरफ बढ़ रहे हैं। ओहो। चापलूसों का घेरा ठीक यही काम करता है। वो नेता को एक इको चेंबर या गूंज वाले कमरे में कैद कर देता है जहां उसे सिर्फ अपनी ही तारीफ सुनाई देती है। और नेता जमीनी हकीकत से पूरी तरह कट जाता है। हाँ, और अंततः पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। ये उदाहरण वाकई डराने वाला है, क्योंकि पायलट अंधा नहीं है। बिल्कुल। उसे जानबूझकर अंधा बनाया गया है। बिल्कुल। तो अगर पीछे की भीड़ बिना सोचे उछल रही है और आगे वाले अपने फायदे के लिए डैशबोर्ड के सेंसर से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो बाकी जनता का क्या, जो लोग बीच में है, जो तमाशा देख रहे हैं? यहीं पर स्रोत एक बहुत बड़ा वार करता है। हाँ, यहाँ स्रोत सीधे उस खामोश बहुमत या साइलेंट मेजॉरिटी के गिरेबान पर हाथ डालता है। लेख बहुत सख्ती से कहता है कि गलती सिर्फ उन चापलूसों की नहीं है। हाँ, गलती उनकी भी है जो ये सब देखते हुए भी चुप रहते हैं। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है।
स्रोत अपनी सबसे गहरी और चुभने वाली बात कहता है कि चुप रहना भी एक तरह की चापलूसी है। इस पंक्ति को हमें थोड़ा और खोलना होगा, क्योंकि अक्सर समाज में खामोशी को एक तटस्थ या न्यूट्रल स्थिति माना जाता है। हाँ, लोग सोचते हैं कि मैं तो राजनीति में पड़ता ही नहीं, मैं तो बस अपना काम करता हूँ। बिल्कुल, लेकिन स्रोत ये कह रहा है कि खामोशी कोई न्यूट्रल पोजीशन नहीं है, बल्कि ये उस व्यक्ति के नाम का काटा गया एक ब्लैंक चेक है जिसके हाथ में माइक है। मतलब एक तरह से खामोशी से उसे कुछ भी करने की अनुमति मिल जाती है। ये एकदम सटीक विश्लेषण है। जब कोई कुछ गलत होता देखकर भी चुप रहता है तो सत्ता उस खामोशी को सहमति मान लेती है। खामोशी ये संकेत देती है कि इंसान के अंदर अब सवाल पूछने की ऊर्जा नहीं बची है और अब उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ मैं एक बार फिर से इस विचार को चुनौती देना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल। क्या खामोशी हमेशा चापलूसी या सहमति होती है? कई बार ये एक आम इंसान की आत्मरक्षा का तरीका भी तो हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। अगर सिस्टम बेहद ताकतवर है, प्रतिशोध लेने वाला है, तो आवाज उठाने का मतलब है खुद को, अपने परिवार को या अपने करियर को खतरे में डालना। ऐसे में खामोश रहना कायरता नहीं बल्कि मजबूरी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि डर खामोशी का एक बहुत बड़ा कारण है। शुरुआत में ये आत्मरक्षा हो सकती है, लेकिन स्रोत जिस खतरे की बात कर रहा है वो ये है कि जब खामोशी एक आदत बन जाती है ना, तो वो हमारे सोचने के तरीके को ही बदल देती है। अच्छा। लेख की एक और बहुत गहरी पंक्ति है, जिस दिन इंसान ने सवाल करना छोड़ दिया उस दिन उसका इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। अगर हम एक गलत दिशा में जा रही ट्रेन का उदाहरण लें, मान लीजिए कोई गलत ट्रेन में बैठ गया है। ठीक है। उसे पता है कि ट्रेन गलत दिशा में जा रही है, लेकिन वो डर के मारे या विवाद से बचने के लिए चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहता है। वो सोचता है कि चुप रहने से वो सुरक्षित है। हाँ, लेकिन क्या उसकी ये खामोशी उसे सही स्टेशन तक पहुंचाएगी? बिल्कुल नहीं। वो जितना ज्यादा चुप रहेगा, वो अपनी मंजिल से उतना ही दूर होता चला जाएगा। ठीक यही समाज के साथ होता है। इस्तेमाल होने का मतलब क्या है? क्या है? इसका मतलब है कि कोई और हमारे डर और खामोशी को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट कर रहा है। अच्छा। जब पूरा समाज सवाल पूछना बंद कर देता है तो वो नागरिकों का एक जीवित समूह नहीं रहता, वो महज एक संसाधन या रिसोर्स बनकर रह जाता है जिसे सत्ता अपने हिसाब से इस्तेमाल करके फेंक देती है। तो आत्मरक्षा के लिए अपनाई गई खामोशी अंततः आत्मविनाश का कारण बन जाती है। बिल्कुल। तो ये पूरी तस्वीर अब तक बहुत ही अंधकार में लग रही है। हाँ। एक तरफ बिना सोचे समझे शोर मचाने वाली अंधी भीड़ है, दूसरी तरफ मंच के पास बैठे स्वार्थी चापलूस है जो डैशबोर्ड के साथ खेल रहे हैं, और तीसरी तरफ वो खामोश आम जनता है जिसका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। अगर बीमारी इतनी गहरी है तो क्या स्रोत कोई समाधान भी देता है? स्रोत के सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ समस्या गिनाकर नहीं छोड़ देता, ये एक बहुत ही व्यवहारिक और स्पष्ट समाधान भी देता है। वो क्या है? दिलचस्प बात यह है कि इसका समाधान सिस्टम का बहिष्कार करने या सन्यासी बन जाने की वकालत नहीं करता। मतलब ये नहीं कहता कि राजनीति से दूर हो जाओ या रैलियों में जाना बंद कर दो। बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है कि जब समझदार लोग सिस्टम का बहिष्कार करके पीछे हट जाते हैं तो वे उस पूरी जगह को चरमपंथियों और चापलूसों के लिए खाली छोड़ देते हैं। ये तो सच है। लेख साफ तौर पर कहता है कि किसी नेता के पीछे जाना, रैली में जाना या किसी का समर्थन करना, ये पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक अधिकार है। तो फिर बदलाव का रास्ता क्या है अगर हम सिस्टम का हिस्सा भी रहें और चापलूस भी ना बने? संदेश बहुत सीधा है, जाओ लेकिन अपने दिमाग के साथ जाओ। लेख कहता है कि नारे लगाओ लेकिन समझकर, ताली बजाओ लेकिन सिर्फ सच के लिए, और अगर कुछ गलत लगे तो कम से कम उसे गलत कहने की हिम्मत रखो। बिल्कुल। लक्ष्य इस भीड़ को पूरी तरह से हटाना नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें सिस्टम से बाहर नहीं निकलना है बल्कि सिस्टम के अंदर रहकर अपनी आंखें और दिमाग खुला रखना है। लक्ष्य है उस भीड़ के मनोविज्ञान को तोड़ना। हाँ, मतलब शरीर से भीड़ का हिस्सा बने रहना लेकिन दिमाग से एक स्वतंत्र व्यक्ति बने रहना। एकदम सही। लक्ष्य है उस अंधी और बहरी भीड़ को सोचने वाले लोगों के समूह में बदलना। हाँ। एक ऐसा समूह जहां हर इंसान की अपनी एक आवाज हो और उसका अपना एक सवाल हो। जब किसी भीड़ का 10% हिस्सा भी बिना सोचे समझे उछलना बंद कर देता है और विश्लेषण करना शुरू कर देता है ना, जिस दिन वो सच में सोचना शुरू करेंगे उस दिन मंच पर खड़े उस इंसान को भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा। हाँ, उसे पता चल जाएगा कि उसका वो ब्लैंक चेक अब बाउंस हो चुका है। उसे पता होगा कि उसके सामने जो लोग खड़े हैं वे सिर्फ ताली पीटने वाली मशीनें नहीं हैं। और उस दिन वो रैली सिर्फ एक कान फोड़ू शोर नहीं रह जाएगी।
बल्कि एक जागरूक और जीवन समाज की असली आवाज बन जाएगी, जहां सच्चाई की कीमत होगी, दिखावे की नहीं। तो इस पूरी गहरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जो बातें हमने आज इस स्रोत के माध्यम से सीखी हैं, वे सिर्फ बड़े राजनीतिक मंचों या चुनावों तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हर उस जगह लागू होती है जहां सत्ता और लोग एक साथ आते हैं। अगर हम किसी ऑफिस के माहौल की बात करें जहां बॉस कोई ऐसा फैसला ले रहा हो जो कंपनी के लिए विनाशकारी हो सकता है, हाँ। लेकिन सभी कर्मचारी खामोश रहें या हाँ में हाँ मिलाएं, तो वहां भी वही चापलूसी और खामोशी का खेल चल रहा है। या फिर हम सोशल मीडिया की ही बात कर लें। हाँ। जब कोई नफरत फैलाने वाली या झूठी खबर वायरल होती है और लोग बिना उसकी सच्चाई जाने उसे आगे शेयर करने लगते हैं, तो वे भी उसी अंधी भीड़ का हिस्सा बन रहे होते हैं जो ट्रकों में भरकर लाई गई थी, बिना सोचे समझे बस लहर के साथ बह जाना। ये चर्चा हमें रोजमर्रा की जिंदगी में सचेत रहने के लिए एक अलार्म की तरह काम करती है। ये याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी व्यक्तिगत सोचने समझने की क्षमता और सवाल पूछने की हिम्मत है। सही कहा। जिस दिन ये खत्म हो जाता है, उस दिन इंसान सिर्फ भीड़ का एक नंबर बनकर रह जाता है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक दृश्य की कल्पना की जाए। ये एक ऐसा विचार है जो स्रोत की भावना को एक कदम और आगे ले जाता है। बताइए वो दृश्य क्या है? जरा कल्पना कीजिए, किसी बहुत बड़े नेता या वक्ता की एक विशाल रैली हो रही है। ठीक है। मैदान खचाखच भरा हुआ है। नेता मंच पर आता है और हमेशा की तरह कोई बहुत ही लोक लुभावन लेकिन खोखली बात कहता है। वो उम्मीद कर रहा है कि हर बार की तरह भीड़ बेकाबू होकर जिंदाबाद के नारे लगाएगी और तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठेगा। लेकिन इस बार क्या होता है? इस बार ऐसा कुछ नहीं होता। पूरी की पूरी भीड़ बिना सोचे समझे ताली बजाने या शोर मचाने के बजाय बिल्कुल शांत, स्थिर और चुपचाप खड़ी है। बाप रे। लाखों लोग ध्यान से उस नेता की आंखों में देख रहे हैं और उसके एक एक शब्द का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। कोई शोर नहीं, बस एक गहरी सोचती हुई खामोशी। ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली और रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है। तो अब सवाल यह है कि क्या वो मंच पर खड़ा व्यक्ति, जिसे शोर और चापलूसी की लत लग चुकी है, उस शांत और सोचने वाली भीड़ का सामना कर पाएगा? क्या शोर मचाने वाली, नारे लगाने वाली भीड़ की तुलना में एक गहराई से सोचने वाली, सवालों से भरी खामोश भीड़ सत्ता के लिए कहीं ज्यादा खौफनाक नहीं होगी? ये सच में एक ऐसा विचार है जो आसानी से दिमाग से जाने वाला नहीं है। हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी इस बात से कि कैसे भीड़ का शोर और चापलूसी हमारे दिमाग को हैक कर लेते हैं, लेकिन शायद इस हैक को तोड़ने का एंटीवायरस यही है कि हम शोर का हिस्सा बनने के बजाय उस सोचती हुई खामोशी का हिस्सा बने जिसके पास हर सवाल का जवाब मांगने की ताकत है। बिल्कुल। और इसी भारी विचार के साथ हमारी आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है। अपने आसपास के शोर पर ध्यान दीजिए, सवाल पूछते रहिए और अपनी सोचने की आदत को कभी मत खोने दीजिए।